नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है और अब तक 3 पेपर संपन्न हो चुके हैं। दोस्तों, आज मैं अपनी इस क्लास की चर्चा की शुरुआत एक बॉलीवुड के गाने से करूंगा, लेकिन उसका बोल ठीक वही नहीं रहेगा, बल्कि बोल में थोड़ा परिवर्तन रहेगा। क्या बोल है? तो बोल ये रहेगा कि पूरा कोर्स करने वाले डिस्को और क्रैश कोर्स करने वाले खिसको। दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा एमपीपीएससी ने बोला है। बस फ़र्क ये है कि मैं बोल के सुना रहा हूँ और एमपीपीएससी वालों ने इसे इशारे में बोल दिया है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि अब तक एमपीपीएससी के 3 पेपर हो गए हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड में उतना शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पेपर थर्ड हुआ उसके बाद से आप देख रहे हैं इतना शोर शराबा चल रहा है। पूरा सोशल मीडिया जैसे लग रहा है कि उसी लिए बना है। तमाम प्रकार के मीम्स बन रहे हैं कि क्या एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को नासा भेजना चाहिए, नासा भेजना चाहती है, या एमपीपीएससी अपने अभ्यर्थियों को, अपने कैंडिडेट्स को इसरो में भेजना चाहती है। ऐसे तमाम प्रकार के मीम्स चल रहे हैं। तो हम आज एक छोटी सी क्लास में यही देखेंगे कि ये मीम्स कितना सार्थक हैं। कुछ लोगों को थोड़ा मेरी बात बुरी भी लग जाए, खासकर वो लोग जो लोग मीम्स बनाए हों। खैर, अगर खुले मन से मीम्स बनाए हों तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जब किसी चीज़ को तर्क पर प्रूफ कर लिया जाता है, तर्क पर समझ लिया जाता है, तो उसके बाद चीज़ों को बुरा मानना कहीं से सही है ही नहीं। बेहतर यही है कि गलतियाँ हों तो उस गलतियों को सुधारा जाए, देखा जाए कि कहाँ गलती रह गया। अदरवाइज उसको केवल मीम्स बना के भुला गए तो फिर अगली बार कुछ इसी टाइप का बॉलीवुड का गाना सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम यही जानना चाहेंगे कि क्या ये जो मीम्स बन रहे हैं कि एमपीपीएससी अपने अभ्यर्थियों को नासा भेजना चाहती है, एमपीपीएससी अपने अभ्यर्थियों को इसरो भेजना चाहती है, या फिर पीएचडी कराना चाहती है, जो भी, इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये फंसाना है। तो दोस्तों, आप सिलेबस अगर रखे हो तो सिलेबस निकाल लीजिए, अदरवाइज रिमाइंड आईएएस के टेलीग्राम चैनल पब्लिक है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3 भी मिल जाएगा, बाकी पेपर भी मिल जाएंगे। दूसरी बात कि आज मैं एक संक्षिप्त व्यू आपको दूंगा और उसके बाद 3 मई से शुरू में बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक पे आते हैं। 3 मई 2022 से आपको मैं पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक, एमपीपीएससी के पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक हर एक पेपर का एकदम सूक्ष्मता से समझते हुए विश्लेषण करूंगा, जिसको समझ के आपको ये बात समझ में आएगी कि सिलेबस को कैसे पढ़ना है, सिलेबस में क्या चीज़ें बोला है तो हमें क्या पढ़ना है, क्या हम सिलेबस को समझ पा रहे हैं। ये कमी, एक और कमी है कि सिलेबस को न समझ पाना भी एक बहुत बड़ी कमी है। यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं लोग तो बोलते हैं कि सिलेबस को पहले दिमाग में रख लो। क्यों? क्योंकि बिना सिलेबस समझे स्टडी करना अंधेरे में तीर मारना है। आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट के रूल आपको पता ही नहीं है, बार बार लाइन पार करके जा रहे हो, नो बॉल हो जा रहा है, बॉलिंग कर रहे हो, लाइन पार करके नो बॉल हो जा रहा है। तो 3 मई से मैं पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक का एनालिसिस करूंगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर 3 मई से क्यों? 3 मई से क्यों विश्लेषण करेंगे, आज से ही क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके दो चीज़ें मैंने उस पर सोचा है। एक तो ये कि तब तक मेंस जो दे रहे हैं स्टूडेंट, जो अभ्यर्थी मेंस दे रहे हैं, वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे। थोड़े बहुत गम और सदमा भी लगा हो, खुशी भी हो, तो वो धीरे धीरे 2-4 दिनों में शांत हो जाएगी। 29 को पेपर खत्म हो जाएगा तो। और दूसरा क्या, तब तक आप बहुत से पेपरों का एनालिसिस देख लिए होंगे, तब तक आप बहुत से पेपर्स का एनालिसिस, मतलब ये जो एमपीपीएससी के हर पेपर का कम से कम बड़े बड़े संस्थानों का, बड़े बड़े जगहों का एनालिसिस आप देख लिए होंगे, तो आप भली भांति गुणवत्ता को समझ पाएंगे, तय कर पाएंगे कि एनालिसिस में क्या होना चाहिए। और इसलिए मैं रुक के कर रहा हूँ। मेरा एनालिसिस होगा 3 मई से
जिससे कि आप उसके पहले सारे एनालिसिस देख लिए रहेंगे, तो बहुत बेहतर तरीके से आप भी जितना सूक्ष्मता से मैं यहाँ आपको विश्लेषण करके बताऊंगा, ठीक उसी दृष्टिकोण से आप भी समझ पाएंगे कि गुणवत्ता में कितना अंतर आता है चीज़ों को अगर समझे रहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो हो गई सिलेबस का। अब थोड़ा हम चलते हैं कि जो पेपर आए थे, पेपर आपको साइड में दिख भी रहा होगा। तो पेपर में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आए थे, जो क्वेश्चंस कुछ लोग बोल रहे हैं सिलेबस के बाहर आ गए। मैं बोलता हूं कि सिलेबस के बाहर सिंगल एक क्वेश्चन नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि सिलेबस में दिया है, और इसका प्रूफ है मेरे पास सिलेबस। ये देखिए सिलेबस, आप भी सिलेबस निकाल लीजिए। मजे की बात है कि इस बार रसायन विज्ञान को उसने टारगेट बनाया, रसायन विज्ञान को टारगेट बनाया। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन कम पूछा जाता था, इस बार उसने बोला चलो इस बार रसायन खेलते हैं। रसायन रसायन बहुत हो गया है, लोगों के दिमाग में एक ट्रेंड बन जाता है, रसायन विज्ञान से क्वेश्चन नहीं आ रहा है मत पढ़ो, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है बायोलॉजी पढ़ो। ये आत्मघाती हमला है अपने ऊपर। पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाना है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि लोग बोलते थे क्या कि हर एक यूनिट से, मेंस के हर एक यूनिट से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसा एमपीपीएससी कहीं नहीं बोला है। जो स्टूडेंट ऑफलाइन में मुझसे पढ़े हैं उनको मैं बार बार ये बात बोला हूं कि 30 नंबर का हर एक यूनिट से आएगा, ये फिक्स नहीं है। लोग बोल रहे थे एमपीपीएससी नहीं बोल दिया। अरे एमपीपीएससी कहां बोला है यार? 30 नंबर संभावित हैं। तो संभावित मतलब फिक्स होता है, निश्चित होता है। संभावित का मतलब आप फिक्स निश्चित समझते हैं। उसने बोला है 30 नंबर हर एक से क्या रहेगा? संभावित रहेगा। तो संभावित है ना, देख लो नहीं आया है। जब पेपर का एनालिसिस करूंगा मैं दिखाऊंगा आपको कि इस यूनिट से कितने नंबर का आया। कभी गणित छोड़कर हम चले जाते हैं तो बोलते हैं पिछले साल के पेपर में गणित छोड़कर चले गए, गणित नहीं पढ़े, तो बोल दिया गणित से बहुत क्वेश्चन आ गए। अरे तो एमपीपीएससी ने बोला था कि गणित मत पढ़ना। एमपीपीएससी ने बोला था क्या कि बेटा तुम गणित मत पढ़ना, गणित बहुत तुम्हारे लिए टफ है? उसने बोला है ना गणित पढ़ना, तो गणित पढ़ के जाओ, क्यों छोड़ के गए? उसकी मर्जी है, वो ना पूछे। ये एक परीक्षा थोड़ी नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा है। और प्रतिस्पर्धा में क्या करना है आपको? हर एक चीज को पढ़ के जाना है, परीक्षा नहीं है। 10वीं क्लास में 2 चैप्टर छोड़ के चले जाओगे तब भी 80 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट मिलता है। अगर आप 10वीं क्लास पढ़ के आए होंगे ना 12वीं क्लास, तो ब्लूप्रिंट मिल जाता है। और ब्लूप्रिंट मतलब क्या? किस चैप्टर से, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी है, लेकिन संभावित है। इस मिथ्या को भी दूर करेंगे जब करेंगे विश्लेषण। तो अब थोड़ा सिलेबस पे आए। देखिए फिजिक्स में स्पष्ट उसने बोला है क्या? कार्य, बल और ऊर्जा। मैं मेंस का पेपर 3 की बात कर रहा हूं, अभी पेपर 3 का। कार्य, बल और ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य। और एक इतना छोटा सा उसने मेंस में न्यूमेरिकल्स पूछा है कि अगर आपको कंसेप्ट पता है, एक और इस जो शुरू में बॉलीवुड का गाना मैं बताया ना, उस गाने को आप अपने वर्जन एक और बना लो कि समझने वाले डिस्को, रटाई करने वाले खिसको। जो रट के गया वो खिसक गया। वो पढ़ा होगा घर्षण बल, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा कि घर्षण बल को कम करने के उपाय क्या क्या है। कंसेप्ट नहीं पता होगा। और कंसेप्ट अगर पता है तो 20 न्यूटन का बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्लेज को खींचता है, 40 न्यूटन के घर्षण बल को काबू करता है, स्लेज का त्वरण क्या होगा? एकदम आसान क्वेश्चन। न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं कि आप न्यूमेरिकल करके जाएं। मैं तो खुद भी पढ़ाता हूं तो बोलता हूं कि न्यूमेरिकल्स नहीं, लेकिन कंसेप्ट को इतना ठीक रखो कि न्यूमेरिकल्स आप ऐसे छोटी मोटी चीजें तो गणना कर ही लोगे। और केमिस्ट्री की एक सीरीज हमारे यूट्यूब पे फ्री डली है, जाके उसको पढ़ के आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा गुणवत्ता। अब दूसरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों पर तो बात हम नहीं करेंगे, टर्मिनल वेग दिया हुआ है, पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं पूरा। अब देखो प्रकाश से बोला है, प्रकाश बोल रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो किस चीज पर क्या निर्भर होता है? तो प्रकाश इसमें नहीं दिया है, दिया है। और स्पष्ट हमको पता है कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो बदल जाती है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो माध्यम में नहीं बदलती है। और प्रकाश में ही ये बात नहीं है, ये ध्वनि में भी है। तो ध्वनि में भी पढ़ाया गया है, प्रकाश में भी पढ़ाया गया, दोनों चीजें आपके सिलेबस में हैं। और देखो उसके बाद लुईस अम्ल और लुईस क्षार से एक बोल रहा है कि एक धातु का नाम लिखिए जो धातुओं के समान चमकीला गुण रखती है। यह सिलेबस के बाहर है, धातु अधातु इसमें नहीं है। स्पष्ट बोला हुआ है पदार्थ, धातुएं और अधातुएं।
कैसे बोल रहे हैं सिलेबस में नहीं है? एक और बात, कुछ लोगों के दिमाग में है कि नीट जैसा क्वेश्चन आ गया। अरे नीट जैसा क्वेश्चन नहीं आया यार। नीट का क्वेश्चन देखोगे तो बेहोश होकर गिर जाओगे। नीट या आईआईटी जेई का जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है ना, केमिस्ट्री का, बायो का, नीट में बायो का, बाकियों में फिजिक्स केमिस्ट्री का, बेहोश होकर गिर जाओगे। ऐसा नहीं है। ये मानते हैं कि थोड़ा इसने आपको चेक कर लिया है। इस बात से मैं सहमत हूं कि आपको इसने थोड़ा सा चेक कर लिया है कि क्या आप सिलेबस को समझ रहे हो, और कुछ नहीं है। और देखो, लुईस अम्ल, लुईस क्षार स्पष्ट इसमें दिया है। उसके बाद हाइड्रोजन बंध के प्रकार, तो इसने स्पष्ट रसायन इकाई 2 में बोला हुआ है। संयोजकता बंध, देखिए बंध बोला है। अब बंध बोला है मतलब बंध की परिभाषा पढ़ के चले जाओ, तो थोड़ी नहीं बोलो कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। बंध की परिभाषा समझ के चले जाओ, बोलो कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो ये तो आपकी कमी है ना। हम अपनी गलतियों को हमेशा किसी दूसरे पर डाल देते हैं। अभी पेपर खराब हुआ है ना, इसके लिए हमने एमपीपीएससी को जिम्मेदार घोषित कर दिया कि एमपीपीएससी गलत थी, नहीं तो हम तो जो पढ़ाए थे या हम तो जो पढ़े थे उसमें से सारा का सारा आता है। इसी बार ऐसा हो गया, तो हर बार ऐसा ही होगा। जब तक आप पूरे सिलेबस को पढ़ के नहीं जाओगे, सरप्राइज मिलेंगे तब भी, लेकिन तब कम सरप्राइज मिलेंगे। यूपीएससी के बच्चों को ध्यान रखना कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हर प्रीलिम्स के बाद सीसेट में बोलते हैं कि सीसेट में सरप्राइज हो गया, सीसेट में तो एसएससी बैंकिंग जैसा आ गया। तो ठीक है ना यार, एक बार आपको पता चल गया कि एसएससी बैंकिंग जैसा आ गया, और पैसेज यूपीएससी का आप सही से हल नहीं कर पाते हो, प्रीलिम्स वाला सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, और एमपीपीएससी का पैसेज हल कर लेते हो। तो यूपीएससी के विद्यार्थियों को मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तो यूट्यूब पर क्लास है। तो भैया जब पता है कि सीसेट में वो इस टाइप का काम करता है और पैसेज हम हल नहीं कर पाते, गणित और रीजनिंग से ही काम बनेगा, तो पढ़ लो थोड़ा। इतनी बातें तैयार कर ले रहे हो, उसको भी तैयार कर लो एक बार। थोड़ा जो जो सब्जेक्ट हैं, जो जो चैप्टर उसमें डले हैं, वो सारे चैप्टरों को ढंग से पढ़ लो। अब क्या आपको लगता है कि आईआईटी और नीट में केमिस्ट्री में जितना टॉपिक होता है उतने टॉपिक इसमें दिया है क्या? एमपीपीएससी में गिने चुने 5-7 टॉपिक पॉइंट में बना के दिया है, तो उतना ही पढ़ना है ना। उसको थोड़ा डीप में ही पढ़ लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा यार? सरप्राइज तो नहीं खाओगे, बार बार जाके आश्चर्यचकित तो नहीं होगे। पता चले गाना गाने लगो। ये राधे श्याम मूवी एक आई थी प्रभास की, उस गाने का भी मीम्स बन रहा है। नहीं बन रहा होगा तो मेरे लेक्चर के बाद बन जाएगा। क्या उसने बोला है ना कि घर से चले तो आशिकी आ गई। देखिए इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि क्रैश कोर्स करके थे चले तो ये बात हो गई, क्रैश कोर्स करके चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई। जहां भी पढ़े हो आप, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई, पेपर ऐसे वो बना गई। यूपीएससी को एक आप प्रियतम मान लीजिए अपना, जो आपको दर्द दिया है। एमपीपीएससी पेपर ऐसे वो बना गई कि हमें आशिकी नहीं आई। आशिकी तो आई होती तो बात ही पकड़ जाती, आशिकी अब सीखनी है कि हमें रुलाई आ गई। अब देखो आगे और जो चीजें इसमें दिया हुआ है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन यार अगर हम ना पढ़ें, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन, और प्रोटीन है, एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन वो प्रोटीन कैसा है? संयुक्त प्रोटीन है, आयरन जुड़ा होता है इसमें। और आहार पोषण पोषक तत्व तो पढ़ते हो, बायो में स्पष्ट दिया हुआ है। देखो यूनिट 3 का मॉड्यूल 3 या पॉइंट 3 जो भी आप बोलो, उसमें बोला है आहार, विटामिन हीनता जन रोग, हार्मोन्स, पोषण, संतुलित आहार। कहां नहीं है सिलेबस में? क्या नहीं है ये तो बताओ। वसा में घुलनशील और अघुलनशील विटामिन के नाम विटामिन्स में है। कंपाइलर को परिभाषित करें स्पष्ट। आपको जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में आपको कंपाइलर तो पढ़ना ही पड़ेगा, इंटरनेट तो पढ़ना ही पड़ेगा, इंटरनेट में कंपाइलर पढ़ना ही पड़ेगा। और आगे देखिए ई गवर्नेंस के चरणों को, ई गवर्नेंस स्पष्ट उसमें दिया है। तो ई गवर्नेंस, मैं गणित की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां गणित की अभी एकदम बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी सिर्फ साइंस की बात कर रहा हूं। डेंगू ज्वर संक्रमण का कारक क्या है? अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि कारक क्या होता है।
बायो में जब समझते हैं ना तो वही रटाई करते हैं। तो कारक क्या है नहीं पता है कि कारक मतलब क्या होता है, और एग्जैक्ट वेक्टर इसको बोलते हैं। वेक्टर मतलब पहुंचाने वाला, ये खुद थोड़ी नहीं फैलाता है। पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एकदम डिटेल में, मैं जितने इसमें टॉपिक हैं उतने टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके, मतलब केवल क्वेश्चन से ही। वेक्टर फैलाता थोड़ी नहीं है, वेक्टर तो केवल ले जाके जो मैटर है हमारे शरीर में ट्रांसफर कर देता है। तो वेक्टर की परिभाषा पहले पता होनी चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। हर रोग के लिए अलग अलग वेक्टर होते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, इसरो द्वारा जय प्रौद्योगिकी में सुनहरा रंग क्या प्रदर्शित करता है। जो ऑफलाइन में मुझसे पढ़े होंगे, मैंने सुनहरा ही नहीं, नीला, हरा, पीला, ग्रे, काला सब बताया था कि इसका मतलब क्या है। और देखिए इसमें क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पहले समझाया जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है क्या, कब से शुरू हो रहा है। अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ है, लगभग हर साल होता है, बीच में 1-2 साल गैप भी रहे हैं। और जब जब ये होता है तब तक कोई ना कोई इसकी थीम रखते हैं। तो मैंने जो स्टूडेंट को पढ़ाया था उसमें थीम तो नया वाली नहीं थी, क्योंकि भाई थीम तो आपको हर साल का अपडेट करना है ना, तो थीम आप उसमें अपडेट करिए क्या नया था। और देखिए आगे बोल रहा है, इसरो द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल। इसरो ने अब तक 5 पीढ़ी का व्हीकल लॉन्च किया है। आपको पता होना चाहिए प्रक्षेपण यान होता क्या है, स्पष्ट सिलेबस में है, प्री में भी है, मेंस में भी है, दोनों जगहों पर है। तो ASLV, PSLV, GSLV, SLV क्या है वो पढ़ाएंगे तो देखेंगे। फिर आगे देखिए बोल रहा है कि परमाणु ऊर्जा क्या होती है। जब यहाँ स्पष्ट ही इसने बोल दिया है सिलेबस में, केमिस्ट्री में आप देखिए नाभिकीय विखंडन बोला है, तो नाभिकीय विखंडन यार समझ कैसे लोगे। अगर परमाणु नहीं पता है, परमाणु ऊर्जा नहीं पता है, तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन तो हम समझ ही नहीं सकते ना। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि कई बार हमको लंबी कूद या ऊंची कूद अगर कूदनी होती है ना, तो अपने जगह से ही अगर कूदते हैं, जगह से अगर जंप लेते हैं तो दूर नहीं जा पाते हैं। कई बार हमको थोड़ा पीछे से दौड़ के आना पड़ता है, और आना ही पड़ता है अगर ज़्यादा अगर हमको दूरी कवर करना है तो, और नहीं तो फिर सरप्राइज के लिए तैयार रहें, अगली बार फिर सरप्राइज। और देखिए अयस्क क्या है। अयस्क तो ऐसा है कि मैं फर्स्ट लेक्चर में अक्सर बताता हूं, जो लोग इसमें क्लास में पढ़ते होंगे उनको पता है, क्योंकि मैं कहानी ही विज्ञान क्या है। दोस्तों विज्ञान क्या है लोगों को नहीं पता है, और सच कहें तो ज्ञान क्या है ये भी नहीं पता। जो ऑफलाइन में मुझसे पढ़े हैं या ऑनलाइन में पढ़े हैं वो लोग भले ही बताएं, बहुत से लोग ज्ञान क्या है यही नहीं बताएंगे। हम इंदौर और दिल्ली पढ़ने आते हैं, कोई पूछता है क्या करने आए हैं, नॉलेज लेने आए हैं, तो नॉलेज है क्या भैया। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मन में कभी चला ही नहीं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब क्या हुई, ज्ञान है क्या। जब तक सोचोगे नहीं बात नहीं बनना है, समझना पड़ेगा। पटवारी का एग्जाम नहीं है कि एक ही बार तुक्का लग गया तो हो गया काम। अयस्क क्या है, खनिज क्या है, दोनों पूछा है साथ साथ। अयस्क क्या है, खनिज क्या है। जब जमीन से कोई भी चीजें निकालते हैं हम, तो अशुद्ध रूप में होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है। वो पूरे इम्प्योर फॉर्म को एक साथ हम क्या बोलते हैं, अयस्क। कुछ लोगों को भी डाउट लग रहा होगा, गलत उल्टा बता रहे हैं, तो कॉपी में चेक करो भैया जाके, समझ में आएगा कि सही बोल रहा हूं मैं। अब तक आप उल्टा दिमाग में रखे होंगे। जो अशुद्ध तरीके से हम निकाल रहे हैं ना, जैसे मान लो आयरन का कोई अयस्क निकाल लिए, तो उसमें आयरन हो सकता है एल्यूमिनियम भी थोड़ा हो, उसमें हो सकता है और भी अशुद्धियां हो। जब उन अशुद्धियों को हम धातु निष्कर्षण की विधि द्वारा एकदम शुद्ध करके केवल आयरन आयरन ही प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं खनिज। तो खनिज एक शुद्धतम रूप होता है, अयस्क क्या होता है, अशुद्धतम रूप होता है। पृथ्वी के गर्भ से जो हम निकालते हैं हमेशा वो क्या रहता है, अयस्क ही रहता है। और बोलते हैं इंग्लिश में, मिनरल बोलते हैं खनिज को इंग्लिश में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अयस्क और खनिज जो होते हैं, अयस्क और खनिज जो होते हैं ये एक जगह नहीं कई जगहों पे काम आते हैं। कई जगह आप सुने होंगे, लेकिन सुनने से नहीं होता ना यार, समझना भी तो पड़ेगा। आगे देखिए, और भी दोस्तों ये क्लास मुझे पूरा डिटेलिंग नहीं करनी थी, बस आपको एक आइडिया देना था। थोड़ा सा 1-2 लॉन्ग क्वेश्चंस का दे देता हूं। विरोधी ध्वनि क्या है, एक देखो लूमिंग घटना एक दिया है, क्या लूमिंग घटना। आप थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि पढ़ने का मतलब लूमिंग घटना सुन के ही लोगों को, कई लोगों को शौक लग गया होगा। लूमिंग घटना, लूमिंग इवेंट, इतना आसान बात है, प्रकाश का है। लूमिंग इवेंट प्रकाश की बात है,
लेकिन लूमिंग इफेक्ट उन्हीं को समझ में आएगा जिनको प्रकाश में कम से कम 3 बातें आ रही हैं ढंग से। अपवर्तन समझ में आ रहा है, परावर्तन समझ में आ रहा है, और मैं जब करूंगा इसका विश्लेषण तो सब समझाऊंगा। एकदम लूमिंग को करेक्ट आपको बता के ही फिर अगले क्वेश्चन पर निकलेंगे। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक, यहां तक दिख रहा, हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब जान जाते हो तो आप मरीचिका के बारे में पढ़ते हो, मिराज, मरीचिका। तो गर्म प्रदेशों में इसी को मरीचिका बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, और सर्द प्रदेशों में वो क्या कहलाता है, लूमिंग घटना। ऐसा लगेगा हवा में तैर रही हैं, जो नदी में चल रही हैं चीजें। खैर ये है क्या वो तो मैं बताऊंगा। अब लूमिंग इवेंट कितनी आसान बात है, अगर प्रकाश पढ़ रहे हैं तो केवल प्रकाश की परिभाषा पढ़ के जाएंगे, ये सिलेबस है। प्रकाश ही दिया है ना, पूरा 11th 12th की फिजिक्स तो नहीं दे दिया है। जितना टॉपिक दिया है उतना तो सही से पढ़ लें। एक और टॉपिक दिया है चुंबक से, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यार ये तो बहुत जरूरी है जानना। हम अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एमआरआई कराने जाते हैं, नाम सुने होंगे कभी आप लोग, एक एमआरआई का एक जांच है एमआरआई। बहुत से लोग फुल फॉर्म में अटक जाएंगे, ये भी पूछ सकता है एमआरआई। ये एमआरआई चुंबकत्व के गुण पर तो आधारित है, और हमारा शरीर क्या है, अनुचुंबकीय है। हम चुंबक के साथ एकदम फास्टली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, हम लोग चुंबक से धीरे धीरे अट्रैक्ट होते हैं, जो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक से अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा होते हैं, समझ में नहीं आता है, उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय क्या, जो चुंबक से गले नहीं मिलते, बोलते हैं कि हम गले नहीं मिलेंगे, चुंबक से दूर भागते हैं, चुंबक को देख के ही और दूर भागते हैं, लेकिन हल्का सा समझ में नहीं आता है। सोना, लड़कियां कानों में पढ़ती हैं ना सोना, छोटे छोटे, उसको निकाल के शक्तिशाली चुंबक के पास रखना, दूर भाग जाएगा। प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक। और एक होता है लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। जैसे लोहा है, बहुत तेजी से चुंबक से आकर्षित होता है। तो चुंबकत्व जब हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस में स्पष्ट चुंबकत्व बोला है, तो क्यों नहीं हम चुंबकत्व को समझें, उस चुंबकीय पदार्थों को समझें। ये तो हमारे तकनीक में भी काम आएगा ना। एमआरआई समझ रहे हैं, हमको पता ही नहीं है एमआरआई कैसे होता है। मैं तो ऑफलाइन क्लास में बच्चों को ऑप्शन देता हूं कि ये बताओ, अगर आपको एमआरआई कराने के लिए कोई ऑप्शन दे और सीटी स्कैन का, तो क्या आप उचित समझोगे, कौन सा आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। तो आंसर भी लोग देते हैं कि सीटी स्कैन क्या है, क्योंकि सीटी स्कैन समझे हैं वो हानिकारक होता है हमारे लिए। ये उतना हानिकारक नहीं है, लगभग हानिकारक है ही नहीं एमआरआई। खैर आगे बढ़ते हैं। और देखिए लौह चुंबकीय संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम पे दिया हुआ है। क्वेश्चंस की बात करूं, उसके बाद देखिए एड्स पर संक्षेप में टिप्पणी लिखी है। क्या सिलेबस के बाहर था? संक्रामक गैर संक्रामक रोग स्पष्ट दिया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का वर्णन कीजिए, तो प्रीलिम्स में भी है, मेंस तो छोड़ो, मेंस में तो है ही। उसके बाद सोशल मीडिया क्या है, इसका क्या महत्व है, यह भी है सिलेबस में। उसके बाद आगे दिया है संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य। सही बात तो यह है कि एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया है। संक्रामक रोग, ससंगर्भ भी बोलते हैं इसको। उसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूछा है। आगे देखिए खनिज शब्द को परिभाषित अभी बताया। एक क्वेश्चन में बड़ा लोगों को डाउट है कि सर ये क्या था, VSPER, बड़ा मजेदार, कुछ लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होगा, अदरवाइज बहुत सिंपल बात है। हमको इसको IIT JEE या नीट की तरह नहीं पढ़ना था। केमिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है, आने वाले 2-4 दिनों में आप देखेंगे ये भी मिल जाएगा। ये क्या है, वैलेंस सेल, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक पेयर, वैलेंस सेल पेयर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं रिपल्सन, और आगे थ्योरी, वैलेंस सेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव थ्योरी। इतना आसान बात यह है, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। अणु की संरचना, अणु पढ़ेंगे ना सिलेबस में, देखो स्पष्ट दिया हुआ है संरचना अणु का। तो जब बंध दिया है, रासायनिक बंध, तो जब 11th क्लास का अगर आप NCERT देखोगे ना, तो चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है कि आखिर में, हाँ, लेकिन यहां समझ की जरूरत थी। अगर मान लो इसका केवल परिभाषा आप पढ़ लिए होते ना, तब भी आप नहीं कर पाते। इसका पावेल साहब ने इसको दिया था, और कई लोगों ने इसको आगे
बढ़ाया भी, और जब पढ़ाएंगे तो देखेंगे यहां पर केवल परिभाषा से काम नहीं बनेगा, आपका समझ जरूरी थी। क्यों? क्योंकि उसने आगे और तीर मार दिया। सिद्धांत क्या है? उसने बोला मेथेन, अमोनिया, सिलेबस देख के, एक क्वेश्चन देख के ही बोल रहा हूं, H2O, आप उधर देखिए होगा, पानी, इन सब का बोल रहा था कि इनमें इनकी आकृति की विवेचना कीजिए। तो इनकी आकृति की विवेचना करने के लिए आपको समझ जरूरी है। मान लीजिए केवल रट्टा मार लिए आप, तब भी आप इसका आंसर नहीं दे सकते थे। क्वेश्चन टफ नहीं था, सिलेबस का था। और देखिए क्या है, और एक क्वेश्चन दिया हुआ, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, इसके घटकों को बताइए, जन्मजात प्रतिरक्षा का विस्तृत वर्णन कीजिए। जो ऑफलाइन में क्लास में स्टूडेंट पढ़े थे उनको भली भांति पता होगा कि जब मैं संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग पढ़ा रहा था तो 3 दिन की क्लास लिया, मतलब लगभग 4.5 घंटे तक लग गए थे, 3.5 घंटे लगे थे पूरे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को समझाने में। एंटीबॉडी कितनी होती हैं, एंटीबॉडी के प्रकार कौन से कैसे होते हैं, कौन सक्रिय होती है, कौन निष्क्रिय, कहां से कैसे, वो सारा कहानी हुआ था प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। और इसको एक एक बातें इसमें से आप उसको हल कर सकते हैं। ये तो केवल 200 शब्द का था, हमने उसको इतना ढंग से समझ के पढ़ा था कि उसको आप 2000 शब्दों में भी लिख सकते थे अगर आता तो। दोस्तों सिलेबस कहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है एकदम नोट में स्पष्ट है और सिलेबस में भी है। आयुष क्या है, आयुष के बारे में कितनी डिटेलिंग में बात हुई थी, सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है। कोविड-19 पर संक्षिप्त टिप्पणी में पहले से ही बोला था कि कोविड-19 से भले ही 3 नंबर का क्वेश्चन आए लेकिन आएगा। और कोविड-19 पे हमने बहुत डिटेल में अध्ययन किया था। और कोविड-19 है क्या? संक्रामक रोग है। कुछ लोग बोलेंगे सिलेबस में नहीं था, करंट अफेयर्स था। कुछ करंट अफेयर्स नहीं था, करंट अफेयर तो चलो है ही, संक्रामक रोग है ना भैया, एक को होता है दूसरे को हो जाता है, वायरस से फैलता है। तो इसके बाद मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक और कुछ जैव विविधता से क्वेश्चन है। तो कुल मिला के लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, बस आपको एक यथार्थ समझाने की मैं पे आया था कि आखिर में आप इस बात को समझें कि कब तक क्रैश कोर्स करते रहेंगे। क्या जो स्टूडेंट अभी आ रहे हैं पढ़ने के लिए वो 12-14 महीने धैर्य नहीं रख सकते, 12-14 महीने सही तरीके से तैयारी नहीं कर सकते। अगर 12-14 महीने ढंग की तैयारी कर लेते हो तो ये सरप्राइज खत्म हो जाएगा, सरप्राइज नहीं होगा, इसकी गारंटी है। दूसरा, कुछ लोग 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि सर हम तो 45 दिन वाला कोर्स ही करेंगे, क्या करें, हमारे पास तो न पैसा बचा है और न ही समय बचा है। और मैं तो बोलता हूं फिर एक बात और जोड़ दो ना कि दिमाग भी नहीं बचा है। कोचिंग ही थोड़ी नहीं सब कुछ कर देगी, सेल्फ भी कर सकते हैं। बट क्रैश कोर्स क्यों करें 45 दिन का यार? अगर तुमको सब कुछ आ रहा है तब किस लिए क्रैश कोर्स 45 दिन, और नहीं आ रहा है तब क्यों क्रैश कोर्स? दोनों में ही तो दोनों बातों में आपको पूरा सिलेबस ही समझना है। और सिलेबस जब तक नहीं समझोगे, सिलेबस पर जब तक डिटेल में काम नहीं करोगे, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हमेशा सरप्राइज होंगे और ऐसे ही मीम्स बनते रहेंगे। क्योंकि मीम्स बनने से एग्जाम थोड़ी नहीं निकल जाएगा। क्या अपनी गलतियों को हम दूसरे पर डाल देंगे तो उससे हम सफल हो गए? इंसान की यह फितरत है कि गलती वो खुद करता है, लेकिन अपने मन को समझाने के लिए, अपनी ग्लानि को खत्म करने के लिए उस आरोप को दूसरों पर डाल देता है। काश वहां नहीं गया होता, काश शादी में जाके नागिन डांस नहीं किया होता, पढ़ लिया होता, सब में काश लगा देते हैं। और फिर वो भी बोलने लगते हैं कि काश कहीं 2 दिल होता सीने में, एक टूट जाता पेपर 3 में तो दर्द ना होता पेपर 4 में। मतलब नहीं है। जुनून जगाओ अपने अंदर और पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, ढंग से पढ़ो। जहां भी पढ़ो, अगर कोचिंग पढ़ रहे हो तो कोचिंग में टीचर को भी लगे कि हाँ मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं।
क्वेश्चंस करो, साल भर इंटरव्यू की तैयारी करो। 5 मिनट में इंटरव्यू की तैयारी होती है क्या? 5 दिन में होती है। साड़ी पहन के पहुंच गए टाई लगा के, कोट पहन के पहुंच गए टाई लगा के, आगे बैठे हुए हैं लोग सुन रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। बोलते समय लगता है रो दोगे रो दोगे, मन करता है 2-4 रुमाल लेकर रखे कि भैया ये लो पोंछ लो। क्यों ऐसा हुआ? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि आप क्लास में नहीं बोलते हो। बोलो ना, गलत बोलो। दूसरी चीज क्या कि आप लोग अपनी एक बड़ी इज्जत लेकर आते हैं। मैं क्लास में बहुत क्वेश्चन करता हूं, कुछ लोगों की नाराजगी इससे रहती है कि इतना क्वेश्चन क्यों करता है क्लास में। भले ही मुझे बताना पड़ता है, समय मेरा ही जाया होता है, लेकिन मैं छोटी छोटी बातों के लिए क्वेश्चन करके फिर उसको बोर्ड पे बताता हूं, क्योंकि जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रकृति को जानते हैं ना। और जब उसकी प्रकृति जानते हैं तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। साल भर क्लास में बोले रहोगे ना गलत सही, तो फेस का एक्सप्रेशन सही बन जाएगा। और नहीं तो खूब बढ़िया नॉलेज रखे हो तब भी फेस का एक्सप्रेशन में दम नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा फेस पर। बोलोगे लगेगा कि अब रो देंगे रो देंगे, और थोड़ा सा अगर मगर हो गया तो सच में ही रो रो कर बताने लगेंगे कि मम्मी बीमार है, पापा के पास पैसा नहीं है, बड़ा मुश्किल से हम चप्पल जूता सिल सिल कर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ध्यान रख लेना कि इस एग्जाम में, ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें सांत्वना पाकर एग्जाम नहीं निकला आ सकता। सांत्वना पाकर अगर एग्जाम निकलना रहे ना तो पता नहीं कितने लोग जाकर रोने वाले लोग हैं। मिल जाए एग्जाम निकल जाए और जाके पद ले लें। यहां सांत्वना से काम नहीं चलेगा। यहां तो अंदर से मर रहे हो तब भी आपको बाहर दिखाना है कि जिंदा है। और जिंदा रहने के लिए जरूरी है, नहीं, जिंदा रहने के लिए वो मुकालात या मुलाकात जरूरी नहीं है। मुलाकात तो होती रहेगी। जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है कि सिलेबस को ढंग से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, इंजॉय करके पढ़ो। जिस काम के लिए आए हो उस काम को बोझ मान के ना पढ़ो, उस काम को एंजॉय करके पढ़ो कि हमें सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है। एक और समस्या है, खासकर मैं बीए के विद्यार्थियों को बोल रहा हूं जो बीए करते हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। वो बोलते हैं कि सर हमारा तो आर्ट्स बैकग्राउंड है, हमारा तो साइंस, मतलब क्या बताएं, साइंस और हमारा नाता एकदम 36 का ही रहता है। एकदम ऐसा नहीं है भैया। साइंस को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो जितना हिस्ट्री और बाकी चीजों को पढ़ने में आपको याद करना पड़ता है ना, उतना भी याद नहीं करना पड़ेगा। साइंस इतना आसान सब्जेक्ट है। बस शर्त इतना है कि समझाने वाला भी ढंग का होना चाहिए और समझते समय आपको अपना दिल और दिमाग लेकर आना पड़ेगा क्लास में। कुछ सब्जेक्ट दिल और दिमाग घर पे अलमारी में रख के आओ तब भी चल जाते हैं, लेकिन साइंस ऐसा है कि आपको दिल और दिमाग दोनों अगर क्लास में लेकर उपस्थित हो गए हो तो एक एक बात समझ में आएगी। कहीं भी नहीं लगेगा कि आर्ट्स हम पढ़े हुए हैं, कभी भी नहीं लगेगा कि हम साइंस पढ़े हैं। और मैं तो ये प्रूफ करके आपको क्लास में दिखाता ही हूं कि साइंस के एमएससी किए हुए लोग और जो जिंदगी में कभी साइंस नहीं किए हैं एक साथ बैठते हैं और दोनों की हालत एक जैसी रहती है। दोनों की हालत में कहीं भी जरा सा भी अंतर नहीं दिखता, एकदम एक जैसा ही दिखता है। तो ठीक है दोस्तों, काफी कुछ बातें हो गई। कुछ लोग इस बातों से सहमत होंगे, कुछ लोग इन बात से नहीं भी सहमत होंगे, सोचेंगे कि व्यंग कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। जो भी आपके लिए अच्छा रहेगा वो कड़वा रहेगा। मिठाई हमेशा डायबिटीज ही करती है। तो ये आपको तय करना है कि आपको करना क्या है। अगले लेक्चर में जब हम मिलते हैं एनालिसिस वाले लेक्चर में, तो आपको पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक का भले ही पार्ट ज़्यादा बन जाए लेकिन एकदम सूक्ष्मता से सिलेबस को साथ रख के एनालिसिस किया जाएगा। और तब तक आप बहुत से एनालिसिस देख लिए रहेंगे तो आप गुणवत्ता को भी समझ पाएंगे और फिर तय करेंगे कि पढ़ाई होती क्या है। और जो विद्यार्थी अभी सोच रहे हैं कि एमपीपीएससी का तैयारी हम करेंगे, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महत्वपूर्ण जो पेपर दे लिए हैं या आने वाले और पेपर अभी देंगे उनके लिए। चलिए, तो
आज की जो चर्चा हमारी और आपके बीच जो चर्चा चल रही थी, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इन बातों को आप समझिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। सबको धन्यवाद। थैंक यू।